नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। शुक्रवार को लोकसभा ने उस विधेयक को खारिज कर दिया जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण को तेजी से लागू करने और नई जनगणना कराए बिना परिसीमन कराने का प्रावधान था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संविधान 131वां संशोधन विधेयक सदन में मतदान के दौरान 2/3 बहुमत प्राप्त न कर पाने के कारण पारित नहीं हो सका। मतदान के विभाजन में 298 सदस्यों ने विधेयकों का समर्थन किया जबकि 230 ने उनके खिलाफ मतदान किया। कुल वोटों की संख्या 528 थी। लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। सरकार ने इस विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के बाद अब इससे संबंधित दोनों विधेयकों को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनके रास्ते का रोड़ा कौन बन रहा है और उन्हें महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा। पहले 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की और फिर इसको फ्रीज कर दिया। 76 में सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। अब इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री थी, कानून लाकर रोक लगाई परिसीमन पर। और ये देखिए साहब कितने शक्तिशाली है, विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं। मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। मान्यवर 2001 में 84वां संशोधन हुआ और 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। तो ये जो कह रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 2026 कहां से आया, तो वो विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाना शुरू की। सबसे पहली भ्रांति फैलाना शुरू की कि जाति जनगणना को टालने के लिए ये कर रहे हैं। जाति जनगणना को टालने के लिए हम ये संविधान संशोधन लेकर आए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं मान्यवर, 3 माह पहले जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल हम घोषित कर चुके हैं। टालने का सवाल ही नहीं है। जातिवार जनगणना की शुरुआत हो गई है। उसका पहला चरण जो है वो अभी चल रहा है। फिर आए कि दक्षिण को अन्याय हो जाएगा। कल मुझे थोड़ा भय लगा कि उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव एक रात के लिए भी दक्षिण के राज्यों में नहीं होना चाहिए। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए, छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, जो भी सदस्य यहाँ शपथ लेता है वो भारत को
अक्षुण्ण रखने की शपथ रहता है, पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना राज्य, अपना धर्म, अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। और ये क्या नैरेटिव फैलाया, और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, या नहीं बैठ पाओगे, नहीं हो पाए। देश के अंदर विभाजन कर कर कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। से लेन देन है जो नहीं होने वाला है भैया। अभी मान्यवर, मैं फिर से एक बार 140 करोड़ की जनता के मन में किसी की भी प्रकार का भ्रांति, कंफ्यूजन न हो, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने जाति जनगणना का जो निर्णय किया है, वो कैबिनेट प्रस्ताव में 26 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है। और मान्यवर, मैंने डिटेल बताया था, मगर फिर भी भाषण पढ़े जाते हैं फ्यूचर में। ये नैरेटिव तोड़ने के लिए जरूरी है कि मैं एक लाइन में समझाऊंगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला, 4-5 राज्यों का जो काल्पनिक एक दक्षिण उत्तर करा है, इसके 5 राज्य है, उसकी 543 सीटों में अभी स्ट्रेंथ है 129। अब ये 129 जो स्ट्रेंथ है, 543 के प्रतिशत निकालते हैं तो 23.76% वृद्धि है। अब 50% वृद्धि कर जब ये 5 राज्यों की सीटों का हम आवंटन करते हैं तो 129 से बढ़कर 195 होती है। 129 के बढ़कर सीटें 195 होगी, जिसका 816 में प्रतिशत भार निकालते हैं तो 23.87 आएगा। तो पहले 23.76 था और अब थोड़ा सा बढ़कर 23.87 होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी का नुकसान नहीं। यहां पर कुछ सदस्यों ने दूसरी भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अरे आता हूं भाई, आता हूं। पहले अखिलेश बैठे हैं तो पहले उनकी बात करूं ना, पहली बेंच पर बैठे देखो। मान्यवर, मैं यहां सरकार की, संविधान की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक का महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है, बल्कि भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने का प्रयास है, जो एक शर्मनाक कृत्य है। उन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित विधेयकों पर बोलते हुए साफ तौर पर आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जाति जनगणना को दबाने का यह प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा में शुक्रवार को उस समय हल्के फुल्के क्षण देखने को मिले जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मजाकिया लहजे में कहा कि कानून मंत्री ने कल सदन में पत्नी को समर्पित कविता पढ़ी, जिसके बाद मुझे घर पर डांट पड़ी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयकों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह पीसी सरकार का मैजिक शो है या माइकल जैक्सन के डांस जैसा था। इन विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हुए दुबे जब जाति जनगणना पर अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान उनके समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव के साथ भी नोकझोंक हो गई। राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा की बैठक शुक्रवार को मनोनीत सदस्य हरिवंश के उपसभापति पद पर निर्वाचित होने के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उस सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री तथा सदन के नेता जेपी नड्डा ने हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दिए जाने के बाद हरिवंश तीसरी बार उपसभापति चुने गए। हरिवंश ने उच्च सदन के सदस्यों को आश्वासन दिया कि वह सदन की गरिमा बनाए रखने, सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने और कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते
का हर संभव प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश को तीसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हरिवंश को उच्च सदन का उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी। हरिवंश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार राज्यसभा का सभापति चुना जाना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सदन को उन पर कितना भरोसा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।